तो अब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कल पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अभी चलिए एक मैं वही पुनः उसे जब तक कंप्लीट नहीं होता ताकि आप लोगों को डेट भी याद हो जाएं। हाँ, डेट वगैरह तो याद हो जाएंगी, मेरे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। हाँ, अभी नहीं हुई, आपको हो जाएंगी, अभी अनुभव कम है ना, ये लोग पुराने खिलाड़ी हैं, ठीक है। अभी रहोगे साथ में तो मैं रिवीजन बहुत कराता हूँ, ठीक है। इसी कारण तो मेरा हो नहीं पाता है कंप्लीट कोर्स टाइम से। 1600 के बाद 1726 का एक्ट, 1773, 1781, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 61, 1892, 1909, 1919, 1935, 1940, 1942, 1944, 1945, 1945 के बाद 1946 कैबिनेट मिशन योजना, 3 जून 1947, 18 जुलाई 1947, इसके बाद 26 नवंबर 1949 आज तक ले आएंगे तो वैसे तो। इसके बाद 26 जनवरी 1950, ठीक है। और जीएसटी वाला कब था? हाँ, नहीं, उसके पहले पारित हो गया था, तो लागू होने की डेट है, ठीक है। तो ये है संविधान का ऐतिहासिक विकास, यहाँ से शुरुआत किया था और यहाँ पे कंप्लीट होकर लागू हो गया था, ठीक है। आज भी लगातार मॉडिफाइड होता रहता है, उसका स्वरूप बनता रहता है। तो हम लोगों ने 1600 को पढ़ लिया, 1726 पढ़ लिया, 1773 पढ़ लिया, 1781 एक छोटा सा एक्ट आया था, ये आपका है एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे बोलते हैं। 1781 के एक्ट में लिखिए, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया। इसे संशोधनात्मक अधिनियम की संज्ञा दी गई, अमेंडिंग एक्ट कहा गया, इसे संशोधनात्मक अधिनियम की संज्ञा दी गई। ठीक है, पॉइंट में लिखना है चीज़ों को। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। के लिए विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया, विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया, ठीक है। इस प्रकार कलकत्ता की सरकार को 2 राइट मिल गए। इस सरकार कलकत्ता के अधिकार को कानून बनाने के 2, कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के 2 स्रोत प्राप्त हो गए। पहला स्रोत कौन सा है? पहला स्रोत है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके माध्यम से गवर्नमेंट कानून बनाएगी। दूसरा है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से उन्हें राइट्स मिल गए कि आप यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो। पहले रूल एंड रेगुलेशंस कौन बनाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी है ना, तो कंपनी का कानून पहले कौन बनाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
1773 के एक्ट के बाद ही संसद ने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट संसद द्वारा पारित एक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। पहले सर्वोच्च न्यायालय क्या करती थी, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के ऊपर हस्तक्षेप ऊपर प्राधिकार रखती थी, उससे ख़त्म कि अब सर्वोच्च न्यायालय में इनके खिलाफ किसी तरीके का कार्य नहीं हो सकता, अधिकारिता ही ख़त्म कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स एक आदमी का नाम है, ठीक है। उस दौरान मैंने बताया था जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तब किसकी सरकार थी, किसकी सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन था? सर वो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ तो प्रधानमंत्री कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पैदा भी नहीं हुए थे दोनों। लॉर्ड नॉर्थ की, हाँ लॉर्ड नॉर्थ की सरकार थी। तो एक एक्ट आया वहाँ पर, ठीक है, एक एक्ट आया था जिसका नाम था डंडाज अधिनियम, ठीक है, डंडाज अधिनियम आया, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। जब पारित नहीं हुआ तो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर गई, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार गिर गई और ये डंडाज अधिनियम भारत से रिलेटेड था। और ये पहला और अंतिम मामला है कि जब भारत से संबंधित किसी विषय पर ब्रिटेन में एक सरकार गिर गई हो, ठीक है। इसके बाद पिट्स प्रधानमंत्री बन के आए, प्रधानमंत्री बने और पिट्स ने एक अधिनियम लाए जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हाँ मिल जाएगा, काफ़ी किताबों में जिक्र होगा, डीडी बसों में नहीं है शायद, ये आपको मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, थोड़ा सा है 4-5 नहीं, एक्ट तो मिल जाएगा, एक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन जो कहानी है हाँ ये नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ये शायद जीएन पांडे वगैरह में है, ठीक है। तो ये बात समझिए, ठीक है, कभी यदि क्वेश्चन आ जाए तो ये दिमाग में रखिएगा, भूलेगा नहीं मुझे लगता है, डंडाज को याद रखिएगा। तो लिखिए पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई। नंबर 1, अब इसमें क्या किया गया जी, इस एक्ट में पहली बार आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन ने ये कबूल लिया कि वो भारत पे शासन कर रहा है। वैसे तो कंपनी शासन कर रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें एक शब्द लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था, लिख लीजिए। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। इसमें एक बात लिखी थी, उस बात को लिख लीजिए। इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, समझ गए, इसका एक लाइन बस यही लिखी थी कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इससे क्या समझे हम, आप क्या चाहते हो, कंपनी के द्वारा जो अधिगृहित ज़मीन थी उसको आपने ब्रिटिश सरकार का, क्राउन का मान लिया, है ना। तो कभी ये क्वेश्चन बनता है तो इसको आप गलत ना करें, इसलिए जान लीजिए। अब देखो इसमें क्या किया गया, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिकता को और महत्वपूर्ण बनाया गया। 2 बॉडीज़ बना दी गई, एक बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरी थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई कि आप जो है प्रशासनिक कार्यों का कार्य आप करोगे, ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण आप रखोगे कंपनी पर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि व्यापारिक नियंत्रण आप रखोगे, समझ गए।
ब्रिटेन में दो बॉडीज बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहले एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही दोनों काम करते थे, प्रशासन का भी और इसका भी। अब कार्यों को बांट दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बना दी गई, ठीक है, जिसमें आधे सदस्यों की नियुक्ति राजा करता था, क्राउन करता था, ठीक है, लिख लीजिए। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, है ना, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में, व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथ में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों को के नियंत्रण, राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण। अब राजनीतिक में क्या क्या चीज़ आती हैं, अच्छा बताइए, राजनीतिक क्रियाकलाप में क्या क्या आता है? विधि बनाना, प्रशासन करना और न्याय देना। हाँ, न्याय प्रशासन मैंने पढ़ाया तो है, मैं जो बताता ना, सैनिक, सैन्य प्रशासन, सेना, देखो अलग अलग है दोनों प्रशासन, सेना अलग है और सिविल अलग है। अभी भी देखते हो ना, हमारे यहाँ अलग अलग है, दोनों सिस्टम ही अलग है। सिविल सर्विसेज अलग बना दी गई हैं और सेना की सर्विसेज अलग हैं। आप उसके लिए एनडीए दो, सीडीएस दो, है ना, सेना का पूरा सिस्टम ही अलग है, सेना की अलग गाड़ियाँ। आप देखोगे ना, जो हम लोग हैं, जो सिविल सेवक होते हैं, उनके लिए नीली, वो वाइट गाड़ी होती है, अभी तक थी, अब वो बेच दी गई, चली गई, यहाँ से विदा हो गई, है ना। और हमेशा आर्मी में ब्लैक गाड़ी मिलेगी आपको, वहाँ पे जिप्सी रहती है और ब्लैक गाड़ी रहेगी। ब्लैक गाड़ी में हमेशा जनरल वगैरह बैठते हैं, वो भी होती वही है, एम्बेसडर ही होती है, ब्लैक एम्बेसडर होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो वो होता है ना, नेम प्लेट, नेम प्लेट, सबके नेम प्लेट के कलर अलग होते हैं। ब्लैक कलर की नेम प्लेट हुई, अलग उसका महत्व है, ठीक है। हर चीज़, हर वो देख देता है, ट्रैफिक वाला देख लेता है किस कलर की नेम प्लेट आ रही है, उसके बाद वो रोकता नहीं है गाड़ी को, उसको चाहे लाल बत्ती भी हो, निकलने जाना पड़ेगा, गाड़ी को रोका नहीं जाता। राष्ट्रपति की जो गाड़ी की नेम प्लेट होती है वो भी अलग कलर की होगी। प्रधानमंत्री और जो भी कैबिनेट होम मंत्री होंगे, उनकी गाड़ी की नेम प्लेट का कलर अलग होता है, ठीक है। बाकी हम तो एक ही कलर जानते हैं, एक तो पीला कलर जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, और दूसरा सफ़ेद जो हमें सौभाग्य से, जो आम जनता को, आम आदमी, है ना। तो देखते हैं नेम प्लेट का कलर कब बदलता है गाड़ी के। क्यों अनिल जी? गाड़ी की नेम प्लेट का कलर भी बदलेगा, बहुत कुछ बदल जाता है सिलेक्शन के बाद, इतना कुछ बदल जाएगा, गाड़ी भी बदल जाएगी, गाड़ी के प्लेट का कलर भी बदल जाएगा, है ना। पता चला इधर ऑडी खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, आपके एम्बेसडर को निकाल दिया गया, आपको, आपके लिए बत्ती ग्रीन है, बाकी सबको खड़े रहो। अभी 20 लाख की हो चाहे 25 लाख की हो, पावर है। हाँ, चलो आगे, नेक्स्ट कहाँ तक पहुँचे? हाँ हाँ, नेक्स्ट इसी में राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु, के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। हाँ, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। तो इस तरीके से आपको क्या लग रहा है कि अब तो 2 शासक हो गए भारत में। पहला शासक कौन? कंपनी खुद, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा शासक सम्राट। सम्राट किसके माध्यम से कर रहा है? अपने आदमियों को तो बैठा रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। तो भारत को अब 2 शक्तियाँ शासन करना चालू कर दी, एक तो ब्रिटिश कंपनी, दूसरा ब्रिटिश सम्राट, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई।
4 से कम करके 3 कर दी गई। मैंने कल बताया था जब 4 सदस्य थे बहुमत से सारा मामला होता था, ठीक है, पता चला 3 एक साथ हो गए, गवर्नर जनरल बेचारा देख रहा है कि क्या हो रहा है इधर। सारा जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग थी वो होती थी बहुमत के आधार पे, ठीक है। 3 एक तरफ हो गए, एक तरफ 1+1 यानी गवर्नर जनरल है, बेचारा यदि अपना निर्णायक मत भी देगा तो भी 3 ही होंगे, कोई मतलब नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं पे मामला एक गंभीर हो जाता था। तो अब क्या कर दिया गया, 4 की जगह 3 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल ये लोग यदि 2 लोग एक साथ आ भी जाते थे, ठीक है, तो इधर एक बचा, गवर्नर जनरल भी जुड़ गया, 2 बचे और एक निर्णायक मत भी गवर्नर जनरल का हो गया, तो गवर्नर जनरल की भूमिका को प्रभावी बना दिया गया। नहीं तो गवर्नर जनरल को समझ में नहीं आता था कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बनाया किस लिए गया है, क्योंकि ज़्यादा प्रभावी तो यही हो जाते हैं जब भी 3 सदस्य एक तरफ हो गए, मेरा कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। तो उस भूल का सुधार किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई, ठीक है। तथा इस परिषद को भारत में प्रशासन की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बंगाल में लूट चल रही थी इस समय, है ना, प्लासी में लूट के ले गए, बंगाल में लूट चल रही थी और प्लासी में लूट हुई, प्लासी के बाद बक्सर में लूट हुई, मीर कासिम मीर जाफ़र जो भी आ रहा था लुटवा रहा था और बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा था, ठीक है। तो 1784 के एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप उपहार नहीं लोगे। उपहार भाई वो तो उपहार गिफ्ट मिला है मुझे, राजा ने गिफ्ट दिया है ये दिखा के, ठीक है, तो खूब गिफ्ट पाते थे उस समय। तो लिख लीजिए, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध संधि, युद्ध के बाद संधि करने से पूर्व, यानी युद्ध करना है या संधि करना है आपको, युद्ध के बाद करने से पहले एक बार किससे पूछना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। था राजनीतिक मुद्दा, लेकिन कंपनी, क्योंकि कंपनी इन्वॉल्व हो रही है इसमें, कंपनी क्या कर रही है, क्षेत्र को अब बढ़ा रही है, तो बढ़ाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर्स कहते थे कि युद्ध करना है कि नहीं करना, बता देते थे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी ना, युद्ध में तो बहुत बड़ी हानि होती है, सारा पैसा कंपनी वहन करती थी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्वीकृत देते थे कि इतना फंड पास होगा इस युद्ध के लिए, ये युद्ध करना हमारे हित में है कि नहीं है। प्रशासनिक कार्य में ये था कि सैन्य सेना कितनी रखी जाएगी, ये सब प्रशासनिक कार्य में था। राजस्व प्रशासन कैसे होगा, सिविल प्रशासन कैसे होगा, ये सब आता था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये जनरल गवर्नर जो होते थे वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे। बिल्कुल। वो तो
राष्ट्रपति या राजा को रिपोर्ट ना करके सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी रिपोर्ट करते थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही, राजा को रिपोर्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अभी तो क्राउन का शासन है ही नहीं। लेकिन राजा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया 1784 के एक्ट से, उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी। बताया नहीं, देखो ये तो प्राइवेट कंपनी है ना, ये तो आप जबरदस्ती घुस रहे हो अब। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, उसका एक्चुअल में यहाँ पर क्या काम था? उसका एक्चुअल में काम ये था, राजा ने क्या किया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के कि भारत में ये भी चुपचाप देख रेख करते रहे। तब तक वो अभी बहुत इतना प्रभावी नहीं है, अभी तो ज़्यादा पावरफुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होगा, अभी ज़्यादा प्रभावी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होगा। वो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या भारत से जो जब क्राउन का शासन आ जाएगा भारत में, ठीक है, तब उसकी ज़्यादा महत्ता बढ़ेगी। जैसा कि भी आपने लिखवाया था ना पीछे कि भाई वो राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो राजा ने यही सिस्टम क्रिएट किया कि प्रशासनिक कार्यों को आप देखोगे वो उतना प्रभावी नहीं हुआ। उतना प्रभावी नहीं हो ही नहीं पाएगा। प्राइवेट कंपनी में, जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, सरकार एक ढांचा बना दे, समझिए इस बात को, आप एक प्राइवेट कंपनी चलाते हो, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सरकार ऊपर से एक ढांचा बना दे, तो आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा चीज़ें हमारे बीच में ही रहें। मॉनेटरी बॉडी हो गई। हाँ, वो ऊपर से मॉनेटरी बॉडी के रूप में ही रहे। बाकी आप जैसे सेबी है आज के टाइम पे, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ठीक है, नहीं इंश्योरेंस के लिए IRDA है, सेबी किसके लिए? शेयर मार्केट के लिए है ना। तो जैसे IRDA वगैरह है, इनका काम ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं, कंपनियां बड़े स्तर पर चल रही हैं, निगरानी रखना है ना। जैसे कि ये था आपका अभी सहारा ग्रुप का पूरा हुआ ना कांड, सहारा ग्रुप में क्या हुआ था? क्रेडिट रेटिंग नहीं कराई गई थी, शेयरों को बेच दिया गया, डिवेंचर्स बेच दिए गए, लेकिन क्रेडिट रेटिंग नहीं हुई। तो ये सोचते हैं, ये बसते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्तर पे हमारी वार्तालाप हो जाए, काम हो जाए, हम ऊपर वाली मॉनेटरी बॉडी पे ना जाए। तो राजा ने एक ऐसी बॉडी बना दी जिसमें 6 सदस्य रख दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में से कि आप ऊपर से प्रशासनिक कार्यों को देखते रहिएगा। वैसे मुख्य कार्य यही कर रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस बात को समझिए। जो गवर्नर जनरल का जो पद आया था वो तो लॉर्ड सभा से आया था। अभी तो कंपनी चल रहा है सब कुछ, अभी वो नहीं आए, लॉर्ड नहीं आया। अभी तो वो तो सब अभी लॉर्ड किसी के आगे, लॉर्ड लगेगा भारत सचिव जब क्राउन का शासन हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद 1858 के बाद चालू होगा, ठीक है। और ये लोग बड़े विशिष्ट व्यक्ति होते थे, ये सब वहाँ ब्रिटेन का कल्चर अलग है ना, वहाँ पे तो सब रईस है, सब पैसे वाले हैं, सब टाइटेनिक पे चलते हैं, है ना। देखते हो वो टाइटेनिक मूवी देखी है, उसमें अलग अलग वो जहाज़ में कैटेगरी बांट देते हैं, जहाज़ में होता है इधर ये वर्ग, ये वर्ग, उसमें एक पार्टी होती है बीच में, जब जाते पार्टी होती है, पार्टी के टाइम बताते हैं ना, अभी नए नए रईस बने हैं, सोने की खान हाथ में लग गई है इनके, है ना। तो इंग्लैंड का कल्चर अलग है, ठीक है। और जैसे कार्नवालिस था, कार्नवालिस ये ब्रिटेन का हर जगह उपनिवेश था, अमेरिका में भी शासन था। ये जिस ईरा में आप पढ़ रहे हो ना, ये ईरा में अमेरिका में क्रांति हो रही है। 1773 1784 पढ़ रहे हो, 1776 में वहाँ क्रांति हो चुकी है, और उस समय कार्नवालिस अमेरिका में था, ठीक है। कार्नवालिस अमेरिका में था और कार्नवालिस युद्ध हार गया था। अब कार्नवालिस को भारत भेजा जाएगा कि बेटा भारत जाओ। जब भारत आता है तो भारत आने से पहले कहता है कि भारत शासन अधिनियम, वो चार्टर एक्ट 1886 पारित करवाता है कि जब तक मुझे सेनापति का अधिकार नहीं, एक जगह तो मैं हार के आ गया, ठीक है। 1786 का एक्ट है क्या कहीं पे? नहीं डाला गया, डालिए भाई यहाँ पे बीच में एक ठो, इसीलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। एक एक्ट है 1786 का एक्ट, कहाँ थे जिनको याद था? याद नहीं दिलाया? 1786 का एक्ट भी है, तो पहले लिख लीजिए, इसे कंप्लीट कीजिए। वही चार्टर एक्ट 1786 का अधिनियम, बहुत छोटा अधिनियम है। कार्नवालिस आया था तो उसने बोला कि भाई मुझको गवर्नर जनरल तो ठीक हूँ, लेकिन सर्वसेनापति का अधिकार भी दिया जाए, ठीक है। तो लिख लीजिए पहले ये 1784 वाला पहले लिखिए, उसे कंप्लीट कीजिए। कहाँ तक लिखा वो? हाँ, अनुमति लेनी पड़ती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। मैं अनिवार्य रूप से आप पूछना पड़ेगा, तभी आप युद्ध करना, तभी आप वो करना। नेक्स्ट है 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। अब इसमें पावर बहुत सारी मिल गई। पहली पावर कार्नवालिस ने ये मांगी कि पहले तो ये काउंसिल किस लिए बनाई थी, ये काउंसिल जो है जो मेरे निर्णयों को बार बार ख़त्म करेगी। तो यदि मुझे कभी लगता है सिचुएशन क्रिएट होती है भारत में, वैसे भी एक जगह हमारा उपनिवेश खो चुका है, तो मुझे इतना अधिकार दीजिए कि मैं अपनी काउंसिल के निर्णय को समाप्त कर सकूं, मुझे बहुमत नहीं चाहिए। तो पहला अधिकार ये लिख लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को
विशेष परिस्थिति में इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो पहले तो परिषद को उसने बोला कि ये सब नहीं चाहिए मुझे। तो सर ये जो थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वहाँ पे तो सेम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज वहाँ पे था अमेरिका में। बिल्कुल, सब जगह कंपनी वहाँ पे वो ईस्ट इंडिया नहीं थी, वेस्ट इंडिया थी। नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेम था क्या, जो उसको भी वहाँ पे भेज दिया? देखिए शुरुआत में तो कंपनी हर जगह गई है, सब जगह। अमेरिका की स्थिति अलग है। अलग अलग कंपनी गई थी या एक ही कंपनी ने पूरे विश्व को कंट्रोल? ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली प्राप्त है पूर्व के सभी देशों में व्यापार करने को। वेस्ट इंडिया कंपनी को पूरे मोनोपोली प्राप्त है पूरे वेस्ट के कंट्रीज को प्राप्त करने को। एक ही कंपनी है जिसके दो नाम है, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। वो वेस्ट इंडीज क्यों बोलते हैं उसे, उस एरिया को वेस्ट इंडीज? कोई ऐसा थोड़ा कोई देश है क्या? कोई देश नहीं है वहाँ पे। कई कंट्री, कैरेबियाइन कंट्री है वो, वहाँ पे जमैका है, हाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं। मैं पढ़ाया हूँ ना, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने पूरे सब चीज़ें पढ़ाया हूँ। कंपनी एक ही है, प्राइवेट कंपनी, वो पूरे विश्व में शासन कर रही है। अभी उसकी मोनोपोली तोड़ी जाएगी। 1813 के एक्ट से मोनोपोली तोड़ना चालू करेंगे। क्यों? वहाँ पे बहुत सारे उद्योगपति पैदा हो रहे हैं। वहाँ पे क्या हो चुका है? औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। हाँ 1833 का पढ़ेंगे विश्व इतिहास। जब पढ़ोगे ना विश्व इतिहास में पहले क्या होता था? बुलियनवाद होता था, वाणिज्यिक क्रांति, उसे बोलते हैं वाणिज्यवाद। एक अलग ये कॉन्सेप्ट है। बुलियनवाद क्या होता है कि सोने और चांदी में व्यापार होता था पहले। तो बुलियन जो था, सारा बुलियन अपने यहाँ इन्होंने लेके रख लिया। एक समय, हाँ एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि चांदी की कमी आ गई थी, चांदी सोने से ज़्यादा महंगा हो गया था। एक समय विश्व इतिहास जब पढ़ोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। विश्व में कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियाँ क्रिएट हुई, किस तरीके से साम्राज्यवादी शक्तियों का उदय हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर उदय हुआ, फिर कभी अमेरिका आके खड़ा हुआ। अमेरिका पहले खुद गुलाम था, फिर खुद आ गया उस मार्ग में, आइए, है ना। फिर जापान भी शामिल हो गया, जर्मनी बना, जर्मनी शामिल हो गया, बाद में इटली शामिल हो गया। ठीक है, सब शामिल होते रहे आने वाले समय में। तो सब विश्व इतिहास में अभी मत मुझे छेड़खानी करोगे तो राज व्यवस्था रह जाएगी, है ना, सुबह हो जाएगी। हाँ 1 महीने में ना हो पाएगा ये सब, इसलिए चुपचाप जब इतिहास आएगा याद तब पढ़ लेना। आप एक वर्ड बोले भैया, स्टार्टिंग में करूंगा, एंडिंग कोई दूसरा करेगा। हाँ एक वर्ड बोल ही दिया कर। कौन करेगा, उस आदमी का तलाश है। हाँ वो कंप्लीट कर देते हैं। हाँ आप एक वर्ड बोले थे, कोई नहीं करेगा। सर आप एक वर्ड बोले थे सर को, ये मेरे संकट मोचे में। चलो 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 लिखो आप जो है ना, जितना टाइम वेस्ट है आधा से ज़्यादा आपके कारण से कोर्स लेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। यहाँ पे इसको प्रधान सेनापति के रूप में बना दिया गया गवर्नर जनरल को। तो कॉर्नवालिस का सपना पूरा हो गया। नेक्स्ट 1793 का चार्टर एक्ट, 86 हो गया 1793 का। किधर हो गया? तो फिर अब इसके माध्यम से एक काम किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ था? इंग्लैंड में। बोला पैसे भारत के राजस्व से जाएगा, तो पहला काम ये कर दिया गया। लिख लीजिए, नियंत्रक मंडल को के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। नियंत्रक मंडल को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई।
भारतीय राजस्व से वेतन, सैलरी यहाँ से दी जाएगी, भारत से दी जाएगी, काम वहाँ करेंगे, सैलरी हमें यहाँ देंगे। भारतीय राजस्व से सैलरी देने की बात, वेतन देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश का यहाँ पे शासन हो गया था, देशी रियासतें भी तो थीं, है ना, तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, शासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट, सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। रेगुलेशन, अधिनियम एक्ट होता है, रेगुलेशन रेगुलेट करना, वो भी होता है विनियमन, न्यायालय को दिया गया। ठीक, ये हो गया 1793 का चेक। नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का राजलेख, 1813 का चार्टर एक्ट। सबसे पहला काम, कंपनी की मोनोपोली को ब्रेक किया जाए, है ना।